तो जय हिंद बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आज के फिर से एक नए सेशन में। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग देख क्या रहे थे कि रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण के क्वेश्चन आंसर देख रहे थे और हम लोग के क्वेश्चन भी कुछ कर लिए थे और यहाँ पर आज हम ना वहां से आगे देखने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे अभ्यास प्रश्न देख रहे थे। तो यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है, ठीक ना। तो यहाँ पर देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। तो यहाँ पर क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है बच्चों। क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, CaOH के होल ट्वाइस होता है। क्या होता है, CaOH के होल ट्वाइस होता है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, CO2 होता है। अब आगे क्या बनने वाला है, तो आगे जो बनने वाला है कैल्शियम कार्बोनेट बन रहा है, तो CaCO3 होता है। और क्या बन रहा है, जल। तो जल का सूत्र H2 होता है। अब इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखते हैं संतुलित है कि नहीं। तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन परमाणु की संख्या देखते हैं। तो अभिकारक में देखते हैं, 2 यहाँ पे हैं ऑक्सीजन और 2 यहाँ पे है, ठीक है। तो कितने हो गए, 4। और इधर कितने हैं, 3 यहाँ पे और 1 यहाँ पे, 4 ऑक्सीजन भी है। कैल्शियम देखते हैं, तो कैल्शियम इधर 1 है और कैल्शियम इधर भी 1 है, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, कार्बन है। हाइड्रोजन यहाँ पर देखते हैं 2 है और इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। कार्बन इधर 1 है, यहाँ भी कार्बन कितने हैं, 1 है। मतलब ये क्या है, संतुलित समीकरण, ठीक ना। ये क्या है, संतुलित है। तो अब अगला नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, ये संतुलित किया हुआ है पहले से। तो हम ऐसा ही करते हैं कि संतुलित करके रखे हुए हैं जो है ना, उसे हम संतुलित करें। जो संतुलित नहीं होगा उसे हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे। देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगला है जिंक, जो है ना सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया करता है। क्या है, कौन, जिंक है। क्या है यहाँ पे कि जिंक है, मतलब कि Zn। जिंक मतलब Zn किससे, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 से क्रिया करता है, ठीक है। उसके बाद क्या बनाता है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक नाइट्रेट जो है ना, Zn और NO3 और ब्रैकेट में 2 और यहाँ पर फिर क्या होगा, Ag। तो ये है इसका समीकरण। अब इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो करते क्या है, देखते हैं इधर कि सबसे पहले ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करते हैं। तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 6 है। देखिए 3 दूनी कितने हैं, 6। अगर यहाँ पे 2 से गुना करते हैं तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 3 दूनी 6। लेकिन यहाँ पे जैसे ही बताए हैं कि गुना करेंगे तो यहाँ पे Ag कितने हो जा रहे हैं, Ag 2 हो जा रहे हैं। तो यहाँ 2 से गुना कर दीजिए तो Ag भी 2 हो गया। यहाँ पर और क्या है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितने हो गए, 2 और इधर नाइट्रोजन कितने हैं, 2, ये भी सही है। इधर जिंक कितने हैं, 1 और इधर भी जिंक कितने हैं, 1। मतलब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक ना। अब अगला नंबर यहाँ पर देखते हैं। अगला नंबर क्या है, ए है, ठीक है। ए है अगला नंबर। तो अगला नंबर क्या है कि एल्युमिनियम है। क्या है, एल्युमिनियम। अब यह जो है ना किससे क्रिया कर रहा है, कॉपर क्लोराइड। तो कॉपर क्लोराइड का CuCl2 होता है और यहाँ पे क्या बन रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड। तो एल्युमिनियम क्लोराइड जो होता है ना, AlCl3 होता है। अब सूत्र बनाने के लिए तो हम सिखा दिए हैं कैसे सूत्र बनता है। अगर नहीं बनाने आ रहा है तो आप लोग याद भी कर लीजिए, ठीक ना। और यहाँ पर कॉपर बन रहा है, कॉपर। तो ये हो गया। अब इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखते हैं कि क्लोरीन इधर 3 है और इधर क्लोरीन कितने हैं, 2 है। पहले क्लोरीन जो अधिक परमाणु रहेगा ना, वो पहले आप लोग क्या करना है, संतुलित करना है, वही कीजिएगा। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2। अगर एक काम करते हैं कि यहाँ पे 2 से गुना करते हैं, कितने से, 2। तो ये यहाँ पे देखिए क्यों किए हैं, क्योंकि देखिए इधर 3 है इधर 2 है, कभी बराबर हो ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ पे एक दिन क्या करने पड़ेगा, सम। तो इधर भी सम था लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया हम, 3 दूनी 6। तो क्लोरीन कितने हो गए, 6। अगर यहाँ 3 से गुना करते हैं यहाँ पे, तो कॉपर कितने, यहाँ पे क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन कॉपर कितने हो गए, 3। तो यहाँ भी 3 से गुना कर दीजिए। एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो गए तो यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो गया, संतुलित समीकरण हो गया, ठीक ना इसका। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम हो जाता है, ठीक ना। अब आगे अब यहाँ पर देखिए, ए है कि निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ है पोटेशियम ब्रोमाइड है। तो पोटेशियम ब्रोमाइड का सूत्र क्या होता है, KBr होता है। उसके बाद बेरियम आयोडाइड है। तो बेरियम आयोडाइड का होता है Bi2 होता है। उसके बाद जो बन रहा है पोटेशियम आयोडाइड बन रहा है। तो पोटेशियम आयोडाइड का होता है
के आई। उसके बाद बेरियम ब्रोमाइड का होता है BaBr2। तो ये हो गया इसका समीकरण। अब इसे क्या करना है, संतुलित करना है। तो सबसे परमाणु अधिक है आई का, वो है Br का। तो मतलब इधर आई कितने हैं, 2 है, इधर आई कितने हैं, 1 है। तो यहाँ 2 से गुना करते हैं तो यहाँ पे कितने हो गए, तो यहाँ पे जो है ना आई हो गए 2, पोटेशियम हो गए 2, इधर आई तो 2 हो। तो अब यहाँ पे पोटेशियम यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो यहाँ 2 से गुना करते हैं तो पोटेशियम कितने हो गए, 2। लेकिन पोटेशियम तो 2 हो गए, लेकिन ब्रोमीन कितने हो गए, ब्रोमीन भी 2। और इधर देखते हैं ब्रोमीन कितने हैं, 2। तो ये भी सही है। और बेरियम, अच्छा यहाँ पे बेरियम है, बेरियम आयोडाइड है ना, Ba। यहाँ पे बेरियम आयोडाइड है, BaI2 है। तो इधर भी बेरियम कितने हैं, 1 है। और इधर भी बेरियम कितने हैं, 1 है। तो यह क्या हो गया, संतुलित हो गया। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। और यह कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया, विस्थापन। अब यहाँ पे और कौन सा, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना। अब यहाँ पे अगला नंबर है कि जिंक है, कौन सा, जिंक कार्बोनेट। तो जिंक कार्बोनेट का सूत्र है ZnCO3 और ब्रैकेट में क्या होता है, 2 होता है जिंक कार्बोनेट का, ठीक है। देखिए यहाँ पे, नहीं सॉरी मिस्टेक हो रहा है, ZnCO3 होता है क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे जिंक कार्बोनेट जो है ना क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड बना रहा है। तो ZnO क्या बना रहा है, ZnO। और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है, CO2 होता है। अब इसे क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए यहाँ पे, और कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, अपघटन अभिक्रिया। अब यहाँ पे ऑक्सीजन देखते हैं तो इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 3। और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, इधर भी 3 है। जिंक इधर 1 है, इधर भी जिंक 1 है, ये सही है। कार्बन इधर 1 है, कार्बन, मतलब ये क्या है, संतुलित है समीकरण। सॉरी यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा था आप लोग को, देखिए ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा और बताते हैं। ये क्या है, जिंक कार्बोनेट, और ये क्या है, जिंक ऑक्साइड, ठीक ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहाँ पे जिंक 1 है, इधर भी जिंक 1 है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं, 3 है इधर, और इधर 1 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, मतलब ये भी क्या है, 3 है, मतलब ये संतुलित है। अब अगला नंबर देखते हैं पे, तो यहाँ पे अगला नंबर है हाइड्रोजन क्लोरीन से क्रिया करता है। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन को हम लोग H2 लिखते हैं और क्लोरीन को हम लोग क्या लिखते हैं, Cl2 लिखते हैं। दोनों क्रिया कर क्या बनाते हैं, HCl बनाते हैं। क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाते हैं। अब संतुलित करना है तो इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2, इधर क्लोरीन कितने हैं, 2, मतलब यहाँ 2 से गुना कर दीजिए, हाइड्रोजन भी 2, क्लोरीन भी कितने हो जाएंगे, 2। एक के बार में क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब अगला नंबर देखते हैं, तो अगला नंबर यहाँ पर क्या है, मैग्नीशियम है। क्या है, मैग्नीशियम, ठीक है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम है Mg। मैग्नीशियम जो है ना किससे क्रिया कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, मतलब कि HCl से क्या कर रहा है, क्रिया कर रहा है। और क्या बना रहा है, MgCl2 बना रहा है, मतलब मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 बना रहा है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन गैस क्या कर रहा है, मुक्त कर रहा है, ठीक ना, हाइड्रोजन गैस मुक्त कर रहा है। अब इसे क्या करना है, संतुलित। तो देखते हैं, तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1, इधर मैग्नीशियम कितने हैं, 1 है। क्लोरीन यहाँ पे 2 है, लेकिन क्लोरीन यहाँ पर कितने हैं, 1 है। तो यहाँ 2 से गुना करते हैं, दिखाई दे रहा है आप लोग को, 2 से क्या गुना करते हैं। तो जैसे ही 2 से गुना किए तो क्लोरीन 2 हो गए, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और इधर भी हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, मतलब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन है कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, अर्थ बताएं और उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बताए थे कि ऊष्माक्षेपी वैसी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें क्या होता है, ऊष्मा का क्या होता है, निर्माण होता है, ऊष्मा निकलता है। जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पर देखिए किसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसका डिफिनीशन क्या देंगे, दिखाई दे रहा है आप लोग को, ऐसे कर लेते हैं, हाँ नहीं दिखाई दे रहा तो अब इसे ऐसे। अब यहाँ पे देखिए CH4 का जो है ना, CH4 मतलब CH4 जो है मीथेन, इसका जलना, ये जब जलता है तो जलता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। जब जलता है तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और क्या, जल बनता है। क्या बनता है,
जल बनता है और उष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। ठीक ना, क्या होता है, उष्मा उत्सर्जित होता है। और सबसे अगर इसका अच्छा एग्जाम्पल देखा जाए उष्माक्षेपी का, तो आप लोग चूना देखे होंगे, CaO क्या है, चूना। जब चूना में क्या डालते हैं, जल डालते हैं, क्या डालते हैं, जल डालते हैं, तो बहुत मात्रा में क्या होता है वहां पे ना, उष्मा निकलता है, बर्तन गर्म हो जाता है। तो ये भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का यहाँ पे जो आगे बनने वाला है क्या है, CaOH के हॉल्ट वाइज बनता है। ठीक है, और क्या, उष्मा निकलता है। तो ये भी क्या है, उष्माक्षेपी। और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन ऑक्सीजन में, ये भी क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब अगला है उष्माशोषी अभिक्रिया। तो उष्माशोषी में क्या होता है, उष्मा का अवशोषण होता है। उष्मा का मतलब अंदर, मतलब कि उष्माशोषी अभिक्रिया में देने पड़ता है, उसके बाद क्या होता है, वो टूट जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जाम्पल यहाँ पर, जैसे आप लोग PbNO3 के हॉल्ट वाइज, ठीक है, ये है। अब इससे जब टूटता है तो यहाँ पर क्या क्या बनता है, तो यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए ये है क्या, उष्माशोषी अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है। ठीक है, ये क्या है, उष्माशोषी अभिक्रिया। उष्माक्षेपी हो गया, उष्माशोषी अभिक्रिया भी हो गया। ठीक है, उष्माक्षेपी में क्या था कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, उत्पाद के साथ साथ उष्मा भी निकलते हैं, उसे क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ये एग्जाम्पल है मेथेन का जलना और कार्बन डाइऑक्साइड टूटना। और साथ में बताएं कि यहाँ पे एक चूना है, चूना को जब चूना में जब जल डालते हैं तो ये टूट जाता, मतलब कि क्या बनता है, इससे बुझा हुआ चूना और उष्मा निकलता है। तो ये क्या है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया। और उष्माशोषी अभिक्रिया में ये क्या है, जो लेड नाइट्रेट है, ये जब टूटता है तो यहाँ पर भी क्या मतलब इसको तोड़ने के लिए जो है ना, इसे तोड़ने के लिए हमें क्या करता है, उष्मा देने पड़ता है, इसलिए इसे क्या करते हैं, उष्मा का अवशोषण हो रहा है। ठीक है, अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है कि श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप लोगों को पता है कि जब उष्मा मतलब ऊर्जा का उत्सर्जन कब होता है, जब हम श्वसन अभिक्रिया कर, मतलब श्वसन होता है तब, मतलब श्वसन के बाद जो होता है ना, कोशिकाओं में ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए श्वसन को क्या कहते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। देखिए इसका आंसर क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्योंकि श्वसन क्रिया के फलस्वरूप हमारे शरीर की कोशिकाओं में क्या होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है, इसलिए उस श्वसन को उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक ना, तो जस्ट यही क्या कर देना है, आप लोग को एग्जाम में लिखना है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, 18 नंबर, कि वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है बच्चों। ठीक है, तो वियोजन अभिक्रिया को संयोजन, जैसे यहाँ पर देखिएगा एक एग्जांपल समझाते हैं कि H2 और O2 ये जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, H2O। तो ये क्या हो गया, संयोजन, मतलब दो छोटे छोटे पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ भिन्न निर्माण कर रहे हैं। और ये हो गया संयोजन, हो गया क्या हो गया, संयोजन अभिक्रिया। और वियोजन में क्या होता है कि जैसे H2O है ना, अब इसे क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, क्या करते हैं, विद्युत धारा देते हैं, तो ये क्या होता है, टूट जाता है। किसमें, H2 और O2 में क्या होता है, टूट जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए कि संयोजन अभिक्रिया में क्या हो रहा है कि दो छोटे पदार्थ जुड़ रहे हैं और एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एकदम उल्टा होता है, एक टूट के दो या दो से अधिक नए पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर डिफिनेशन सूत्र लिखा, मतलब यहाँ पे परिभाषा लिखा हुआ क्या है कि वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ टूटकर दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण होता है, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। इसलिए संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत कहा जाता है। ठीक है, अब अगला नंबर यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, और ये यहाँ पे उदाहरण दिया गया है संयोजन और वियोजन अभिक्रिया का। ठीक है, जो हम पहले समझा दिए। अब यहाँ पे मतलब ए भी दे सकते हैं और ओ भी देख सकते हैं, यहाँ पे आप ए भी दे सकते हैं या ए भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर क्या है कि उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरणों दीजिए जिनमें उष्मा, प्रकाश एवं विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। मतलब वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल देना है जिसमें उष्मा देने पर और प्रकाश देने पर और विद्युत धारा देने पर क्या होती है, ऊर्जा प्रदान की जाती है। तो अब आगे यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है, तो इसका अब आंसर जो है देखिए यहाँ पे पहला, तो ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट के क्या करते हैं, उष्मा देते हैं तो ये क्या होता है, टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट में। उसी तरह से यहाँ पर देखते हैं जल को जब विद्युत धारा देते हैं तो क्या होता है, H2 और O2 में क्या होता है,
टूट जाता है। अब उसी तरह यहाँ पर देखते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो ये क्या होता है, टूट जाता है किसमें, Ag और Cl2 में। तो ये क्या है, 3 गो उदाहरण है, एक है विद्युत धारा, एक ऊष्मा और एक प्रकाश द्वारा, ठीक ना। तो यह है इस 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब अगला नंबर देखते हैं। अब ज्यादा नहीं, 2-4 क्वेश्चन और हैं, इसे हम लोग देख के पूरा खत्म कर देंगे आज का इस टॉपिक पूरा समाप्त। अब देखिए यहाँ पे क्या है 20 नंबर क्वेश्चन कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर है, अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो अधिक क्रियाशील जो धातु होते हैं वो कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद उसका क्या होता है, स्थान ले लेता है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया में है कि दो, यहाँ पर लिखा हुआ होगा, देख लेते हैं, बताने से अच्छा है। यहाँ पे क्या है कि विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व क्या करता है, विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, अभिकारकों के बीच आयनों का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। आयन का बीच मतलब यहाँ पे 2 आयनिक यौगिक क्या करते हैं, क्रिया करते हैं। ये भी आयनिक यौगिक, ये भी आयनिक यौगिक, और दोनों क्रिया कर क्या करते हैं, एक आगे जो है ना नए यौगिक का निर्माण करते हैं। तो यह क्या है, इसमें अंतर है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला नंबर क्या है कि सिल्वर के शोधन में सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अभिक्रिया लिखिए। तो देखिए यहाँ पे इसका ये है, मतलब ये जी, मतलब सिल्वर जो नाइट्रेट है जब कॉपर इसमें डालते हैं तो क्या होता है, विस्थापित हो जाता है। और यही इसी को लिखना है, कॉपर धातु द्वारा क्या होता है, विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या करना है, अभिक्रिया लिखिए, मतलब यहाँ पर समीकरण लिख देना है। और यहाँ पे क्या है, आगे इसे संतुलित किया हुआ है, ठीक है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो बताएं अवक्षेपण अभिक्रिया में कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए इसका परिभाषा और एग्जाम्पल भी। तो ये क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया दिखाई दे रहा है कि जब 2 अभिकारक विलयन आपस में अभिक्रिया करके अविलेय ठोस पदार्थ, और जो बात करते हैं जो अवक्षेप होता है वो अविलेय होता है, मतलब कि जल में घुलने वाला नहीं होता है, एक ठोस होता है। तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं और इस क्रिया को क्या कहते हैं, अवक्षेपण कहते हैं। नीचे जो होता है अवक्षेप हमेशा नीचे विलयन में, नीचे पेंदी में क्या होते हैं, बैठ जाते हैं। और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट जब सोडियम क्लोराइड से क्रिया करता है तो यहाँ पे जो है ना ये क्या है, AgCl, ये क्या है, अवक्षेप का निर्माण करते हैं। अब आगे देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि ऑक्सीजन के योग्य या ह्रास के आधार पर निम्नलिखित पदों की व्याख्या कीजिए और प्रत्येक के लिए 2-2 उदाहरण देना है। तो यहाँ पर सबसे पहले उपचयन, मतलब उपचयन के बारे में। तो उपचयन में क्या होता है, बताएं कि उपचयन में ऑक्सीजन, यहाँ पर क्या है, किसके आधार पर बोलना है, ऑक्सीजन के योग के आधार पर। तो उपचयन में क्या होते हैं कि ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसे क्या कहते हैं, उपचयन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब आगे देखते हैं दूसरा। यहाँ पर देखिए इसका परिभाषा उपचयन का लिखा हुआ है कि जब किसी पदार्थ से नहीं, यहाँ पे से नहीं में, जब किसी पदार्थ में क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है तो उसे क्या कहते हैं, उस पदार्थ का उपचयन होता है। मतलब जिस पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है उस पदार्थ का उपचयन होता है, और ऐसी अभिक्रिया को क्या कहते हैं, उपचयन। और यह देखिए इसका मतलब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का क्या होता है, योग होता है, वो अभिक्रिया क्या कहला, उपचयन। तो यहाँ पर देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कॉपर का क्या हो रहा है, उपचयन। किसका, कॉपर का उपचयन। इसमें देखिए कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। इसमें कॉपर और कार्बन का क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। तो अगला नहीं, मतलब इसी में क्या है कि अपचयन का परिभाषित करना है। तो अपचयन क्या होता है कि जिस पदार्थ से ऑक्सीजन की हानि होती है, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन हटता है उससे कमी होता है, उस पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। और किसी पदार्थ से ऑक्सीजन हटने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, अपचयन। और यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल क्या है कि कॉपर ऑक्साइड है। जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो कॉपर क्या होता है, हट जाता है, और यहाँ पर क्या होता है, जल के साथ, मतलब हाइड्रोजन के साथ जुड़कर एक जल बनाता है। तो ये क्या हुआ, कॉपर ऑक्साइड से कॉपर, मतलब कि ऑक्सीजन हट गया तो यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ पे। और यहाँ पे जिंक ऑक्साइड का अपचयन, जिंक से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हट रहा है, इसलिए जिंक ऑक्साइड का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। अब अगला नंबर है कि एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X
को वायु में की उपस्थिति में गर्म करने पर वह क्या होता है, काले रंग का हो जाता है। इस तत्व का नाम एवं काले रंग यौगिक का नाम बताइए। तो यहाँ पर जो भूरे रंग का जो तत्व है ना वो है कॉपर होता है, तांबा यहाँ पे होता है, देखिए क्या है, कॉपर होता है। क्या होता है, कॉपर। मतलब जब कॉपर वायु में, मतलब यहाँ पे ये बन रहा है, मतलब कि Cu मतलब ओ कॉपर ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, कॉपर ऑक्साइड। मतलब यहाँ पर जो काले रंग का जो पदार्थ है वो क्या है, काले रंग का पदार्थ क्या है, कॉपर ऑक्साइड। मतलब ये जो भूरे रंग का है, ऑक्सीजन से क्रिया हो जाता है काले रंग, ये पदार्थ का नाम हो गया EX हो गया। और ये जो है ना EX जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो काले रंग का पदार्थ ये हो गया, कॉपर ऑक्साइड हो गया। ठीक ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की वस्तुओं को हम लोग संक्षारण से बचाने के लिए क्या करते हैं, पेंट करते हैं। ठीक ना, लोहे की वस्तुओं को हम संक्षारण से बचाने के लिए पेंट करते हैं। ठीक ना, जिससे वह नमी के संपर्क में न आए और जितने भी धातु हैं वह संक्षारित न हो पाए। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है कि तेल एवं वसा, ये वाला क्वेश्चन है कि तेल एवं वसा युक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसका आंसर। तो देखिए इसका आंसर क्या है कि तेल एवं वसा युक्त जो खाद्य पदार्थ है ना, वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर यह क्या होता है, उपचयित होकर अपने स्वाद एवं गंध क्या करता है, बदल देता है। और यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, हम जो अभी परिभाषा जो बता रहे हैं ध्यान सुनिएगा। मतलब कि विकृत गंध यहाँ पर क्या है, हाँ क्यों प्रभावित हो जाता है, तो ये ही तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ है जो ना वायु या ऑक्सीजन के संपर्क में अधिक समय तक रहने पर उपचयित होकर अपना स्वाद एवं गंध क्या होता है, बदल कर विकृत गंधित हो जाती है। मतलब इसलिए उन्हें क्या करते हैं, नाइट्रोजन गैस से कम सक्रिय जो होता है ना, इसलिए उसे क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। इसीलिए चिप्स के थैली में कौन सी गैस भर दी जाती है, नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है बच्चों। ठीक ना, अब अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर पहला है संचारण। तो संचारण क्या है, नहीं संचारण है विकृत गंधता। तो वसा तथा तेल से बने खाद्य पदार्थों में उपचयन की क्रिया के कारण क्या होती है, उपचयन की क्रिया के कारण अरुचिकर गंध एवं स्वाद क्या उत्पन्न होना क्या कहलाता है, विकृत गंधिता कहलाती है। और यहाँ पे जो चिप्स जो बन जाता है, ठीक है, या जो भी है हमारे घर में वो, अब इससे हम लोग ये पढ़े थे थ्योरी में बहुत अच्छे से कि इसे रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं। और बहुत सारे एक BHO मतलब ब्यूटिलाइटेड एरोसोल जो एक पदार्थ है प्रतिउपचायक, उसका उपयोग करते हैं। अब अगला देखते हैं यहाँ पे क्या है, संचारण। तो संचारण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें धातु है, मतलब यहाँ पे धातु वायु नमी या अम्ल से अभिक्रिया कर क्या होती है, अवांछनीय पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करती है। संचारण वह रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें धातुएं नम वायु की उपस्थिति में अम्ल से अभिक्रिया करके या अवांछनीय मतलब जो बेकार है, मतलब बेकार पदार्थ का निर्माण। लोहे पे जो जंग लगता है वो क्या होता है, बेकार होता है ना, इसीलिए अवांछनीय का मतलब क्या होता है, बेकार पदार्थ का क्या करती है, निर्माण करती है। ठीक है, उदाहरण पर देख लीजिए लोहे पर जंग लगना। अब इस तरह से हमारा जो है ना क्वेश्चन आंसर क्या होता है, एनसीईआरटी का समाप्त हो जाता है बच्चों। तो यहाँ तक यदि बहुत आप लोगों को मेहनत की है, यदि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और हम समझा पा रहे हैं, तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर ही कर लीजिए। ठीक है, तो आज फिर हम अगले जो आगे हम लोग अम्ल क्षार पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन आंसर उसका भी करने वाले हैं। तो तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक्स, धन्यवाद आप लोग को यहाँ तक देखने के लिए।